बात करेंगे कि IMF की जब भी कुछ डिमांड सामने आती हैं तो सब परेशान हो जाते हैं, आवाम ख़ास तौर पर, कि महंगाई के नए तूफ़ान के लिए शायद अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाने का मुतालबा किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मजीद टैक्स इकदाम करे ताकि सालाना महसूलात का हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए हो जाए। और IMF का ये मुतालबा जारी वर्चुअल मुज़ाकरात में सामने आया है। हाँ जी, और रवा माली साल के दौरान 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी जमा भी नहीं की जा सकी। IMF ने तजवीज़ दी है कि बिजली टैरिफ की बुनियादी कीमत में ₹1.40 फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए ताकि बड़े गर्दिशी कर्जे को काबू किया जा सके। ज़रा ये भी कह रहे हैं कि IMF समझता है कि FBR की मौजूदा रेवेन्यू जमा करने की रफ्तार गैर मुस्तहकम। बिल्कुल, इसीलिए तो उन्होंने इजाफी इक़दाम की उन्होंने कहा कि ज़रूरत भी है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर सब कुछ दुरुस्त चलता रहा तो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड नवंबर 2021 के अख्ताम तक $1 अरब की मंजूरी दे देगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुज़म्मिल असलम साहब। IMF ने पाकिस्तान से क्या क्या डिमांड्स की हैं और क्या इन डिमांड्स को पूरा करने का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? देखें जी, ये जो आपने पढ़ा, मैं हालांकि वजारत ख़जाना में हूँ, कल रात तक इस्लामाबाद में था, ऐसी कोई चीज़ें हमारे सामने अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो ये जो है जिन्होंने लिखी हैं वो जो है कयास आराइयाँ हैं, और अभी तक जो है IMF और कल रात तक जो है टेक्निकल लेवल के जो एग्रीमेंट था वो फाइनल नहीं हुआ था। तो हमेशा से जो बात थी IMF की एक रिक्वायरमेंट थी कि जी हमारे टैक्स महसूलात ज़्यादा होने चाहिए। तो पाकिस्तान के टैक्स महसूलात जो हैं IMF की तवक्को से ज़्यादा और रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा, अब वो मैं भी अखबार में पढ़ रहा हूँ तो उसमें लोग लिख रहे हैं कि जी वो जो है अभी इसलिए ज़्यादा हो गए हैं कि आलमी मार्केट में अजनास की कीमत ज़्यादा है तो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा मिल रही है। तो IMF कह रहे हैं कि ये वाला टैक्स नहीं चाहिए, आप जो है ज़ाती टैक्स, इनकम टैक्स जो है उसमें जो है वो करें। तो चंद अखबारात ने ये भी लिखा कि शायद पर्सनल इनकम टैक्स, सैलरी पे जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा, तो ये जो बातें हैं, जब तक ये एग्रीमेंट सामने नहीं आ जाता, ये बातें जो है हमारी बातें हैं। फिर इसके अलावा अभी आपको मैंने सुना बोलते हुए कि महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है क्योंकि नए टैक्सेस लगेंगे। IMF को छोड़े कल वर्ल्ड बैंक ने जो है अपनी वो दिए और वो 9% आउटलुक दिए और वो 9% पूरे साल का कह रहा है, और IMF ऐसा कह रहा है, और अभी भी 9% है। तो महंगाई का नया तूफान ऐसा क्या हो जाएगा? अगर तूफान होगा तो वो 13, 14, 15% होनी चाहिए चीजें। तो एक जिसे कहते हैं कि आवाम को बिला वजह का जो है अपने कामों से जो है उनकी तवज्जो हटाने वाली बातें हैं सारी। और ये आप इस हुकूमत की ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई है ये मिनी बजट्स नहीं लाती। जैसे पिछली आपने देखा होगा कि हुकूमत हर साल मिनी बजट लेकर आती थी, तो मिनी बजट्स भी नहीं आए, पिछले साल भी नहीं आए। लोग कहते थे अब मिनी बजट आएगा, फिर उससे पिछले साल भी कब पहला साल वाहिद था जिसमें जो है मिनी बजट लाना पड़ा था क्योंकि PMLN हुकूमत इनका बजट था वो देके चली गई थी। अच्छा, तो कोशिश यही है कि जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी रहे, और दूसरी तरफ कोशिश ये है क्योंकि आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा हो चुका है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको डिस्करेज किया जाए, चाहे वो टैक्स मेजर से, चाहे वो एक्सचेंज रेट मेजर से, चाहे वो पॉलिसी लेवल स्टेट बैंक उन पे LC मार्जिन, ताकि वो एक दबाव जो है पाकिस्तान पे कम हो और पाकिस्तान जो है खुद मुख्तारी की तरफ चलता रहे। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, इसीलिए आपसे बात करना इस मामले पे ज़रूरी थी कि अब आपके पास एक ज़िम्मेदार जो है ओहदा भी है और आप एक बेहतर बात हमें बता सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी तक वजारत ख़जाना के पास इस तरह की कोई डिमांड्स IMF की जानिब से नहीं आई हैं, लेकिन कुछ तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कुछ तो नहीं, मतलब कि जिम्मेदारी मिल गई है आपको, एक अहम जिम्मेदारी मिल गई है, बड़ा ज़िम्मेदार रोल है आपका, तर्जुमान की हैसियत से होगा। ये फरमा दीजिएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि IMF वाला मामला होता है, IMF से किस्त जारी होनी होती है, कुछ डिमांड्स सामने आ जाती हैं, तो वो डिमांड्स आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि जो हो सकती हैं, और अगर होंगी तो उसके असरात तो आम आवाम पर पड़ते ही हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं पिछले हफ्ते से, और ये कल शाम को ख़त्म हो जाने चाहिए थे। अच्छा। तो अभी तक हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका क्या हतमी नतीजा निकला है। आया कामयाब मुज़ाकरात हो गए हैं
या अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिस पे जो है एग्रीमेंट होना है। ये जब सामने आ जाएगा तो हमें हतमी बात पता लग जाएगी कि वो जो है उन्होंने क्या मांगा था और क्या मिला। ठीक है ना, मांग तो हमेशा से हैं कि बिजली की कीमत बढ़ा दें, शरह सूद को पहले कहते थे इतना कर दें, मांगते तो वो हमेशा हैं। लेकिन ये जो अखबारात में हम पढ़ रहे हैं कि जी उन्होंने कहा 6,300 अरब कर दें, 5,800 अरब टारगेट, ऐसी कोई बातें हमने जो है नहीं सुनी। अब ये बातें जब सामने आ जाएंगी तो ये पता लग जाएगा। और इनमें जो है कोई हुकूमत इस वक्त जो है दो चीज़ों को सामने रख रही है मद्देनज़र कि उसने बैलेंस क्रिएट करना है कि मईशत की रफ्तार जो है उसमें जो है स्लो डाउन ना आए और जो है आम आदमी पे कम से कम बोझ डले। और दूसरी तरफ हमने जो है अपनी ज़र मुबादला की और अब एक्सटर्नल साइड देखनी है कि जो दुनिया में इस वक्त जो कमोडिटी बुहरान चल रहा है, ऐसा ना हो कि हम कोई गलती कर दें, IMF के प्रोग्राम को ऊपर नीचे कर दें, जिसकी वजह से हम बाद में चंद महीने बाद परेशानी पे आ जाए। ठीक है मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि अभी तक वज़ारत ख़ज़ाना के पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि IMF की जानिब से क्या शराइत रखी जाती हैं, क्या डिमांड सामने आती हैं। तो उस हवाले से उनका है कि शायद अब जब पता लग जाएगा तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कितना बोझ पड़ रहा होगा और क्या आखिरकार डिमांड्स हैं जो वो करना चाह रहे हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे हमसे, क्योंकि कोविड और डेंगू की वजह से इम्यूनिटी जो है वो बड़ी हमारी कम होती जा रही है, तो हम इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड करना है वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम डिस्कस भी इसी पर करेंगे, क्योंकि अगर इंसान बीमार हो जाता है तो उसे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी खुशी हो, वो सुकून नहीं दे सकती, वो खुशी नहीं लग रही होती है, क्योंकि वो सेहतमंद नहीं होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि कोरोना की कुछ शरह नीचे आई है तो डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ ही टाइफाइड के केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मौजूदा हालात में अपनी हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप खुदा न खास्ता मुब्तला हो गए हैं इस तरह की किसी वबा में, तो उसके बाद रिकवर करना तो एक चलें प्रोसीजर है, लेकिन उससे मुकाबला करने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत होना, इसकी बहुत ज़्यादा बात हुई है। इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है जब से कोरोना वायरस आया ना, उसके बाद लोगों को थोड़ा सा शऊर भी आया कि भाई इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, कुव्वत मुदाफ़त क्या होता है, इसको बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर अहम सवाल हमसे यहाँ पे ये भी है कि खुराक जो हम लोग खाते हैं वो अक्सर हम लोग जो है वो खा रहे होते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, हम लोग जो हेल्दी फूड है उसकी तरफ आ ही नहीं रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमारी इम्यूनिटी इतनी है ही नहीं स्ट्रॉन्ग है, और हम लोगों पे जो जर्म्स होते हैं वो भी वैसे ही वायरस भी ज़्यादा खा लेना इस बात की ज़मानत नहीं है कि आपके कुव्वत मुदाफ़ियत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। ज़्यादा खाना, हेल्दी खा लेना, आप मतलब मुनासिब खाएं, एतदाल पसंदी से खाएं, लेकिन ऐसी खुराकें खाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। और जब खुदा न खास्ता कोई वबा आपके ऊपर हमला आवर हो रही हो तो उसको पता हो कि इसने कुछ अपने लिए काम कर रखा है। बिल्कुल, ये तैयार है हमसे लड़ने के लिए। खैर किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़ोहा, सबसे पहले तो बताएं, जैसे हम बात कर रहे थे मैं और हमजा के कोविड भी है, डेंगू भी है, और भी काफ़ी किस्म के वायरसेस वगैरह भी हैं। इन सारी चीज़ों के दौरान हमने कोविड में ख़ासतौर पे इम्यूनिटी का वर्ड बहुत ज़्यादा सुना। कैसे इम्यूनिटी को बिल्ड करना है हमने? ठीक है, उसमें इस तरह से है कि हम लोग इम्यूनिटी की बात तब करते हैं जब बीमारी आ जाती है। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, और हम सिर्फ फोकस तब करते हैं जब कोई बीमारी अटैक करती है, कोई मसला हमें आता है। तो इम्यूनिटी, अब जैसे पाकिस्तान की एनवायरनमेंट इस तरह के जहाँ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तीनों बहुत ज़्यादा हैं, तो एज अ नेशन हम लोगों का गोल यही होना चाहिए कि पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ सुपर फूड्स ज़रूर डिस्कस करूँगी जो डेंगू के मुकाबले के लिए, कोरोना के मुकाबले के लिए, और जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके मुकाबले के लिए हमारे पास हेल्पफुल हो। अच्छा, उसमें सबसे पहले इस तरह से कि मैं शहद की इस्तेमाल को ज़रूर प्रमोट करती हूँ, क्योंकि शहद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं। अच्छा, लोग ज़्यादा शहद को इस्तेमाल करते हैं सर्दी के मौसम में, गर्म पानी में उसको ऐड ऑन करके इस तरह से लेते हैं, तो उसका बिल्कुल पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ का इशू नहीं है, ओवरवेट का मसला नहीं है, एक नॉर्मल वेट है या नॉर्मल सब कुछ, आप शहद इस्तेमाल पूरा साल में करें, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आपको पूरा साल महफूज रखती हैं। तमाम एज ग्रुप्स 1 चम्मच से 2 चम्मच शहद आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के अलावा दालचीनी का इस्तेमाल, जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल कर सकते वो दालचीनी इस्तेमाल करें। दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग
ऑल्टरनेट दे रही हैं आप, ऑल्टरनेट्स दे रही हूँ कि अगर कोई एक चीज़ नहीं ले सकता तो कोई दूसरी चीज़ ले ले। अब जिस तरह से दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और हम लोग एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। एंटीबायोटिक खाने का एक नुकसान क्या है कि हमारी बॉडी का जो गुड बैक्टीरिया है जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। वो भी हमारे जो निज़ामे दिफा है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको प्रमोट करता है। आज इस पे हमने जामे गुफ्तगू की है, हमने डॉक्टर नशीन अहमद भी हमारे साथ थी और इस पे जामे हमने गुफ्तगू की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एंटीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को ख़त्म कर देती हैं। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जो एंटीबायोटिक भी हो और प्रोबायोटिक्स को ख़त्म ना करें। तो उसमें दालचीनी का इस्तेमाल करें। दालचीनी का कहवा आप सुबह नहार में इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि सुबह का वक्त ऐसे है जिसमें हमारी बॉडी टोटली फ्रेश होती है। उसको अगर अच्छी चीज़ें हम देंगे तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेगी। तो सुबह नहार में दालचीनी का कहवा वो लोग इस्तेमाल करें जो शहद इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल, आजकल जिस तरह से कोरोना की बात भी हो रही है, डेंगू की बात भी हो रही है और दीगर मसाइल भी साथ साथ लोगों को चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस का इंटेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ड्रग्स ले रहे हैं। अभी कल मेरी पेशेंट के साथ बात हो रही है, उन्होंने मुझे बताया कि वो 48 ड्रग्स ले रही हैं डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत बढ़ गया, एंजाइटी का मसला बहुत आ गया। तो हल्दी का काम क्या है कि वो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और दवाइयों के मुनफी असरात से रोकता है, क्योंकि लिवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। वैसे तो लंग्स भी करते हैं, स्किन भी करती है, लेकिन लिवर का प्राइम रोल है। तो लिवर जितना अच्छा काम करेगा उतना डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर होगी। तो हल्दी का इस्तेमाल अपनी डाइट में, यानी कि जो लोग मेडिकेशन पे ज्यादा हैं वो हल्दी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। बिल्कुल लाजमी तौर पर करें क्योंकि हल्दी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट से रोकती है। अच्छा जोहा, ये भी कहा जाता है ना कि दूध में हल्दी डाल के पिए तो वो बड़ा अच्छा एक होता है, आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग कर देती है आपकी बॉडी को, तो उसे गोल्डन मिल्क का नाम दिया जाता है। तो वो कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग हल्दी के इस्तेमाल पे सोच के रुक जाते हैं कि ये नहीं खाई जाएगी, ये इरिटेट करेगी। तो बेशक आप खाने में उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें या बिल्कुल गोल्डन मिल्क ले लें। गोल्डन मिल्क एक ऐसा मिल्क है जो हर इंडिविजुअल ले सकता है, चाहे डायबिटिक है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे यूरिक एसिड है, चाहे हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हर कोई गोल्डन मिल्क ले सकता है। लेकिन उसमें दूध की क्वांटिटी और दूध की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आप बिल्कुल होल मिल्क ना कंज्यूम करें जिनको डायबिटीज़ का मसला है, जिनको मोटापे का मसला है। आप स्किम मिल्क लें जिसके वजह से फैट रिमूव कर दी जाती है और उसमें हल्दी ऐड ऑन करके ले लें। अगर हल्दी दूध के अंदर नहीं पसंद तो मैं सिंपल ये कहती हूँ कि आप हल्दी का 1 चम्मच या ½ टीस्पून जितना आपका कंसल्टेंट रिकमेंड करता है, जिस तरह से मेडिसिन खाते हैं टैबलेट जैसे पानी ऊपर से ले रहे हैं, अब बेशक उस तरह से कंज्यूम कर लें। अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पीना चाहते हैं उस तरह से फक्की की तरह आप लोग खा सकते हैं। फक्की की तरह खा सकते हैं। बिल्कुल इसके तरीके मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरीके से आपको पसंद है आप उसको खाएं, लेकिन मेक श्योर करें कि आप ये ज़रूर खाएं। इसके अलावा अदरक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ है। जैसे मैंने बताया दालचीनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ है और अदरक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ है। तो कोरोना में वायरस का ही सबसे ज़्यादा मसला है और हम मेडिसिन उसके अगेंस्ट बहुत सारी खा रहे होते हैं। तो अगर आप अदरक वाली चाय या अदरक का कहवा या इवन खाने में खुश्क जो नेचुरल अदरक है वो डाल के आप खाते हैं तो उसके थ्रू एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ जाएंगी जो निज़ामे जो क़ुव्वत मुदाफ़त उसको बेहतर रखेंगी और कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि ये मसला ना करें। अच्छा, डाइट के अलावा मैं यहाँ पर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी की बात भी करूँगी और स्लीप पैटर्न की, क्योंकि डाइट में तो ये की न्यूट्रिएंट्स की चीज़ें जो आप शामिल करें जिससे निज़ाम हज़म अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिसमें आपकी इनहेल एक्सहेल का प्रोसीजर इन्वॉल्व हो, उससे क्या होता है कि आपके लंग्स अच्छा काम करते हैं। लंग्स के थ्रू भी बहुत सी चीज़ें बॉडी से बाहर निकलती हैं जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं जो हम कहते हैं। तो अगर आप वॉक करते हैं, अपनी ब्रीदिंग के प्रोसीजर को इम्प्रूव करते हैं तो उसके थ्रू भी ये काम हो जाएगा। इसके अलावा आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम की रूटीन है, लोग घर में रहते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं और पूरा रूटीन ख़राब हो गई है। लेट सोना बहुत नुकसान की चीज़ है क्योंकि जब हम लेट सोते हैं, वही यही है कि हम लोग लेट सो रहे हैं, लेट सोते हैं, हम लोग यही देते हैं घरों में ऐसे बिल्कुल 3 बजे रोक सो रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, ये ठीक चीज़ नहीं है क्योंकि 3 से 4 बजे कुदरत ने हमारी बॉडी का मैकेनिज्म रखा है कि वहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होती है सुबह 3 से 4 बजे हमारी बॉडी में फिक्स है। लेकिन उसके लिए एक पॉइंटेड पॉइंट है कि आप सो रहे हो, अगर आप जागेंगे वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं होंगे। वैसे भी आपका डाइट पैटर्न ही तब्दील हो जाएगा, आप ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। इम्यूनिटी के हवाले से पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर ये बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि गोरे की इम्यूनिटी कम है, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है, हमारी इम्यूनिटी बेहतर है उससे, क्योंकि हम मिट्टी में रहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तो फ़ज़ा इतनी अच्छी है, उनको आदत ही नहीं रहती है, इसलिए कोरोना भी उन पे ज़्यादा असरअंदाज हुआ, हम पे कम हुआ। ये कॉन्सेप्ट कितना दुरुस्त है? ये पाकिस्तानियों का
अपना एक कॉन्सेप्ट है। हम जैसे कहते हैं ना कि हम हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई चीज़ मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन अब आप देखें कोरोना की शरह पाकिस्तान में भी अच्छी खासी गई है। तो इसका क्या मतलब हो कि हमारी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, हमने अपने आगे एक लेबल रख लिया कि हम हर एक से बेहतर हैं, हमें कोई चीज़ भी अफेक्ट नहीं कर सकती। कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी उनसे बेहतर इस तरह से कि जिससे हमारी पॉल्यूशन ने बताया कि वाटर पोल्यूशन भी है, एयर भी है, लैंड भी है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग हम हैं, लेकिन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंटरनल अगर वायरस अटैक करेगा तो हम उसको भी दिफा कर सकेंगे। टाइम में हम देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपने एक चीज़ नोट की है, मैं एक चीज़ अक्सर नोट करती हूँ कि कोरोना के बाद से सब्जियों की और फलों की जो शॉप्स हैं, जो बेचने वाले वो बढ़ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है, सब्जियों की और फलों की डिमांड, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हमें इनकी ज़रूरत है, और इसकी वजह से उनकी जो शॉप्स है बेचने वाले वो भी ज़्यादा आ गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों का मुझे अच्छा लगा है कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इम्यूनिटी का बूस्टअप होना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ लिंक्ड है। अब उसमें अगर मैं सब्जियों की और फलों की बात करूँ तो एक कुछ सब्जियाँ जो स्पेसिफाई कर देती हूँ, कुछ फल जो स्पेसिफाई कर देती हूँ। फलों में सेब सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप एक सेब रोज़ाना इस्तेमाल कर लेते हैं उसके छिलके के साथ, तो उसके ज़रिए आपकी बॉडी में पॉलीफिनोल्स जाते हैं जो हर टॉक्सिन को अपने साथ बाइंड करके बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स अ मैन डॉक्टर हो गए। तो आप रोज़ाना एक सेब लेते हैं, उसके ज़रिए टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, तो आपको मसला नहीं होगा। सेब के अलावा अंगूर में रेस्वेराट्रॉल एक पॉलीफिनोल है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो लोग सेब इस्तेमाल नहीं करते वो अंगूर की तरफ आ जाएं। और थर्ड पे ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट, ये 3 फल ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन ग्रेप फ्रूट में एक मसला हम क्या करते हैं कि हम चीनी ऐड कर लेते हैं उसको मीठा करने के लिए, खट्टा ना लगे, वहाँ पे हम खराबी करते हैं। उसके ज़रिए क्या होता है कि ग्रेप फ्रूट वैसे तो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, लेकिन चीनी ऐड करके उसके एंटीऑक्सीडेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। चीनी उसकी पीएच को ख़राब करती है, हमारी बॉडी में जाके विटामिन सी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। तो ग्रेप फ्रूट काम नहीं कर रहा तो इस वजह से नहीं कर रहा, इस वजह से नहीं काम कर रहा, वो मीठा बना के पीना चाहते हैं, वो मीठा उसको कर लेते हैं, जैसे चीनी उसका काम ख़राब कर देती है। अगर मैं सब्जियों की तरफ आऊँ तो सब्जियों में सबसे पहले बंद गोभी और गोभी, इन 2 का बहुत रोल है। यहाँ पर ब्रोकली इतनी मिलती नहीं इसलिए मैं उसको मेंशन भी नहीं करती, लेकिन अगर किसी को पसंद है और कोई खाना पसंद करता है तो अगर बंद गोभी या गोभी नहीं खा रहे हो तो ब्रोकली खा लें, क्योंकि बंद गोभी और गोभी में हमारे पास इंडोल्स होते हैं जो अगेन लिवर की हेल्थ के लिए, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसकी सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इम्यूनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं लोग आ जाते हैं डिटॉक्स वाटर के ऊपर कि ये हम पानी पूरा दिन पी लेंगे तो हम कुछ भी खाते नहीं, जंक फूड खाएं, सोडा ड्रिंक्स में, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। डिटॉक्स वाटर मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती कि आप पानी में खीरा डाल रहे हैं, आप नींबू डाल रहे हैं और आप सिर्फ वो पी रहे हैं, उसके जरिए आपको वो फायदे नहीं मिलती जो एक खीरा अकेला खाने से आपको मिलती है। बस जो आपने जहन में चीज़ें बना रखी हैं ना वो अपने से दूर कर लें, जो जोहा कह रही हैं उन पे अमल करना शुरू कर दें। जोहा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी और तारीफ दी कि हमने अपनी इम्यूनिटी बेहतर कैसे करनी है, बूस्ट कैसे करनी है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।